हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम आपके बीच में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं और यह महत्वपूर्ण आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप इस प्रश्न का लेवल देख रहे होंगे और आपके सामने जो आपके एसएससी जीडी का पेपर है, ठीक उसके लिए काफ़ी सटीक बैठने वाला है। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न को देखिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और ये भी देखिएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद हैं। तो जैसा कि पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर एक होता है, 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। तो आपको बताया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। ठीक है दोस्तों, एक क्या होता है मूल स्वर और दूसरा क्या होता है संधि स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक। और ये संधि स्वर क्या होता है? संधि स्वर के 2 भाग होते हैं। संधि स्वर का मतलब होता है ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, उसे संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। और आप मूल दीर्घ में देख पाएंगे, इसमें आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। और संयुक्त स्वर में आपका ए, ओ और औ आता है। तो आपने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के केवल 2 भेद होते हैं, इसलिए उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए आपके? ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप इसका व्याख्यान भी समझ पाएंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा दिया गया है, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन वर्ण है। तो आप बताइए, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर कौन सा उदासीन वर्ण है? तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर जब आपको पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि ओष्ठ प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है अर्धवृत्तमुखी। ठीक है दोस्तों, वृत्तमुखी का मतलब बताया गया था जिसके उच्चारण में आपके ओष्ठ गोलाकार हो जाए, वो वृत्तमुखी वर्ण कहलाते हैं। और जिसके उच्चारण में आपका ओष्ठ आधा गोलाकार हो, ठीक, उसे अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। तो उस अर्धवृत्तमुखी में आपका एक वर्ण होता है जिसे ना तो वृत्तमुखी में लिया गया है और ना ही अर्धवृत्तमुखी में लिया गया है, उसे हम ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन वर्ण मानते हैं। तो ऐसे कौन से वर्ण है जो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन वर्ण हो जाएगा? आपका आ होगा, री होगा, ए होगा और ऐ होगा। ठीक है दोस्तों, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो आपका जवाब हो जाएगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन वर्ण है। यह अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप यहाँ भटक सकते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर उदासीन वर्ण कौन सा होता है? आ होता है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अपवादों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, अपवादों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण है। क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया गया था कि जब आपको वर्णमाला पढ़ाया गया था, वर्णमाला, और उस वर्णमाला में बताया गया था कि इस वर्णमाला में कुल संख्या जो होती है वो होती है 52। और इस 52 संख्या में, ठीक है, इसके 2 लिंग होते हैं हिंदी में। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है आपका पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में आपको बताया गया था छोटी ई, बड़ी ई और री, ये आपके स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। बाकी जो शेष बच गए आपके, वो सभी के सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। अपवादों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण, आप जानते हैं 52 अक्षर में, ठीक है, 3 अक्षर अर्थात 52 वर्णों में 3 वर्ण आपका केवल स्त्रीलिंग है, बाकी टोटल पुल्लिंग है। तो अपवाद में कौन आएगा? अपवाद में वही आते हैं जो कुछ
कम मात्रा में गिने चुने होते हैं। तो कम मात्रा में 52 वर्णों में केवल 3 वर्ण स्त्रीलिंग है, इसलिए ये अपवाद में आ जाते हैं। इस अपवादों को छोड़कर शेष किस में आ जाएंगे? तो आप बताइएगा कि अपवादों को छोड़कर शेष सभी वर्णमाला किस में चले जाएंगे? आपके पुल्लिंग में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम चौथे वाले सवाल पर पहुंचते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है आधुनिक वर्ण नहीं है। आधुनिक वर्ण नहीं है। अब सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन से आधुनिक वर्ण नहीं है। ठीक है, आपको बताया गया है कि आधुनिक वर्ण कौन से नहीं है। छ नहीं है, त्र नहीं है, ड़ नहीं है, ज नहीं है। तो आपको बताया गया था आधुनिक वर्ण के बारे में। और आधुनिक वर्ण के बारे में आपको क्या बताया गया था कि ऐसे वर्ण जिनका निर्माण उस समय ना होकर उसके कुछ समय बाद हुआ वही आधुनिक वर्ण कहलाए। और आधुनिक वर्णों की संख्या 5 होती है। और इसमें आते कौन कौन से हैं? छ, त्रंग, ज्ञ, ड़, ढ़। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 आधुनिक वर्ण होते हैं। अब इस 5 आधुनिक वर्णों को छोड़कर जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही आधुनिक वर्ण नहीं होंगे। तो आप देखिएगा, आपका छ भी दिया गया है, त्र भी दिया गया है, ढ़ भी दिया गया है। ये जो ज है आपका ज, ये आधुनिक वर्ण नहीं होता बल्कि ये आगत वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? आगत वर्ण होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों ये आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक वर्ण कौन से नहीं है? ज आधुनिक वर्ण आपका नहीं होता बल्कि ये आगत वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? आगत वर्ण कहलाता है। चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अग्रस्वर नहीं है। तो इसमें से कौन सा अग्रस्वर नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आपका ई, बड़ी ई, ओ, ऐ। इसमें से कौन सा अग्रस्वर नहीं है? तो हमने आपको बताया था कि जीभ प्रयोग के आधार पर, क्या बताया गया था? जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भाग होते हैं। स्वर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्रस्वर, ठीक, और दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। क्या होता है दोस्तों? पश्च स्वर। चलिए, अगर मध्य स्वर में कौन आया था? मध्य स्वर में आपका आ गया था आ। और अग्र स्वर में जीभ के अगले हिस्से से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वही अग्र स्वर कहलाए थे। इसमें आपका आ गया था ई, ए और ऐ। बाकी जो शेष बच गए वो आपके पश्च स्वर में चले गए, तो अग्र स्वर नहीं है। तो आप जानते हैं कि अग्र स्वर इतने होते हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है, इसको मिलाना है। ई आपका अग्र स्वर होता है, बड़ी ई अग्र स्वर है, और ये आपका ऐ अग्र स्वर है। और आप यहाँ जो ओ देख रहे हैं ये आपका अग्र स्वर नहीं होता बल्कि ये आपका पश्च स्वर की श्रेणी में आता है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपके अग्र स्वर नहीं होते। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, हिंदी व्याकरण के कितने भाग हैं? तो हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आप जब हिंदी व्याकरण पढ़िएगा तो आपको वहां से एक जानकारी मिलेगी कि जो हिंदी व्याकरण होती है, ठीक है, जो हिंदी आपका व्याकरण होता है इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक होता है वर्ण, और दूसरा होता है शब्द, और तीसरा क्या होता है? वाक्य। ठीक, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हिंदी व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। पश्च स्वर नहीं है। अब इसमें से देखना है हमें कौन से पश्च स्वर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हमने जीभ प्रयोग के आधार पर, ठीक है दोस्तों, जीभ प्रयोग के आधार पर हमने स्वर के 3 भाग बताए थे। एक, जीभ प्रयोग के आधार पर हमने आपको 3 स्वर बताए थे, एक अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र में, मध्य में आपका आ गया था, ठीक, अग्र में ई, ए, ठीक, ई और ए आ गया था। बाकी जो बच गए शेष पश्च में चले गए।
तो अब आप देखिएगा पश्च वाले में कौन है, बड़ा आ, ऊ, ऊ, ठीक, और क्या हो गए, आ, उ, ओ। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि पश्च स्वर नहीं है। कौन कौन से पश्च स्वर नहीं है, ये सारे के सारे पश्च स्वर में आते हैं। आ भी आपका पश्च स्वर है और ये भी आपका पश्च स्वर ही होता है, ठीक है दोस्तों, इसे भूलिएगा मत। और ओ भी आपका पश्च स्वर है। यहाँ पर जो आ है, ये आ आपका पश्च स्वर ना हो करके बल्कि ये क्या है, मध्य स्वर होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पश्च स्वर नहीं होते। कौन कौन से नहीं होते, ये भी पश्च स्वर है, ये भी पश्च स्वर है, ये भी है, और ये आ जो है ये पश्च स्वर नहीं होता, ये मध्य स्वर होता है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। संधि स्वर है। संधि स्वर क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर, ठीक, और दूसरा होता है आपका संधि स्वर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर है, कौन कौन से संधि स्वर हैं। अब बड़ी समस्या ये है कि इस संधि स्वर के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है दीर्घ मूल, ठीक, और दूसरा होता है संयुक्त। और दीर्घ मूल में आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं, और संयुक्त में ए, ऐ, ओ और औ आता है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब के सब आपके संधि के ही भाग हैं। तो संधि स्वर में कौन कौन सा नहीं आ रहा है, आ संधि का ही एक भाग है, बड़ा ऊ ये भी संधि का एक भाग है, ए ये भी संयुक्त के रूप में संधि का ही भाग है। तो कहने का मतलब तीन के तीनों संधि स्वर है, और जब तीनों संधि स्वर है तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, संधि स्वर कहलाएंगे। इस दृष्टिकोण से ये आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सब के सब क्या कहलाते हैं आपके, ये सब के सब आपके संधि स्वर कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का उच्चारण स्थान के आधार पर है। ए उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, तो चलिए देखिएगा, ए जो होता है, ए का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है, कंठ है, तालु है, कंठ तालु है कि कंठ ओष्ठ है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको बताया गया है, ए जो होता है यह आपका आधन ई से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आधन ई से मिलकर बना होता है। और आ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, तालु होता है। तो इस प्रकार से कंठ और तालु मिलकर क्या बन जाते हैं, कंठ तालु, ठीक। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, कंठ तालु हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका ये सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देख रहे हैं, इस प्रकार से आपके जितने भी प्रश्न हैं ये अपने आप में बड़े ही विशेष प्रश्न हैं, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़े ही चुनिंदा प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसी के साथ हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, अगले सवाल में री का उच्चारण स्थान के आधार पर है। री क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को 6 भागों में बांटा गया था। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत नहीं, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालु। तो इस प्रकार से 6 भागों में बांटा गया था। जो आपका कंठ था वो आ था, तालु ई थी, मूर्धा री था। मूर्धा के विषय में बताया गया, मूर्धा वाले वे वर्ण होते हैं दोस्त, मूर्धा वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ पीछे की तरफ, जीभ जो है पीछे की तरफ मुड़े और उसमें विशेष प्रकार का कंपन हो। तो आप जब बोलेंगे री 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 मुड़ने का प्रयास करता है और उसमें कंपन भी होता है, तो ऐसे वर्ण को बोलने में जब जीभ इस प्रकार की भूमिका निभाए तो वे मूर्धा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, मूर्धा हो जाएगा, ठीक। इस हिसाब से आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। यदि आप इसको ना जानते हो, ठीक है, अगर इसे अच्छे तरीके से जानना है तो आप हमारे जो पढ़ाए गए पिछले वीडियो हैं उनको जाकर आप लोग देखिए। वहाँ से जब स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो इन सब के विषय में आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी, और एक अच्छे शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसे बना भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप एक बार देखिए, आपको लगेगा कि हाँ यह हमारे काम की चीज़ है कि नहीं है, आप स्वतः इसका आकलन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता। तो जब स्वर का उच्चारण स्थान आपको पढ़ाया जा रहा था,
एक वीडियो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, वहाँ पर जाकर आप पढ़िएगा तो वहाँ सारी डिटेल्स इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पर बताया गया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर, क्या बताया गया था आपको, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, स्वर के 6 भेद होते हैं। पहला होता है कंठ तालु, दूसरा क्या होता है तालु, तीसरा होता है आपका मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, चौथा ओष्ठ, और फिर आपका पांचवा होता है कंठोष्ठ या कंठ तालब, कंठ तालु होता है, और छठवां जो होता है आपका कंठ तालु, सॉरी दोस्तों कंठ ओष्ठ होता है। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर 6 भेद बताए गए थे और इन 6 भेदों में आपका ये कंठ दिया गया है, तालु भी दी गई है, मूर्धा भी दिया गया है, परंतु इस क्रम में आपको दंत देखने को नहीं मिल रहा होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी भी स्वर के उच्चारण स्थान दंत से नहीं होता। आप 11 स्वरों को बोलकर देखिएगा, एक भी स्वर का उच्चारण स्थान आपका दंत नहीं है। तो इस प्रकार से ये दंत वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि हिंदी के कुछ विशेष प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में हमने उपलब्ध कराया और आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्नों का कुछ महत्व है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को आप देखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आपको लगे कि हाँ ये हमारे काम की चीज़ है तो इसका नोट्स आप लोग बनाते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।